हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। हर बार की तरह मैं इस हफ्ते फिर से एक नया हेमेटोलॉजी टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही रोचक है। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू अरेंज ब्लड डोनर्स फॉर ब्लड डिसऑर्डर्स। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी ब्लड की परेशानी में कई बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और उस ब्लड चढ़ाने के लिए जैसा कि हमारे देश में एक पॉलिसी बनी हुई है कि ब्लड आपको कोई भी ब्लड बैंक तभी देता है जब आप रिप्लेसमेंट में एक डोनेशन कराते हैं। तो हम आज उस पर चर्चा करेंगे कि कई बार ऐसा प्रॉब्लम में पड़ते हैं फैमिली मेंबर्स जब ब्लड डोनर्स अरेंज करने बहुत मुश्किल होते हैं और कई बार वो बहुत परेशान चिंतित हो जाते हैं कि हम कहाँ से ब्लड डोनर्स लाएं। तो इसी चीज पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड डोनर्स की जरूरत किसी भी ब्लड के डिसऑर्डर्स में पड़ सकती है, क्योंकि ब्लड चढ़ाना हम किसी भी ब्लड की संबंधी परेशानी में हमें जरूरत पड़ती है, चाहे वह हीमोग्लोबिन कम हो, चाहे वो प्लेटलेट कम हो या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जहां से कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो। किसी भी परिस्थिति में हमें ब्लड, प्लाज्मा, प्लेटलेट कुछ भी चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन सबसे पहले ब्लड डोनर्स अरेंज करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और हमें हर कंपोनेंट की कब जरूरत पड़ती है। मुख्यतः ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पैक्ड आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। और ज्यादातर ब्लड बैंक्स इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग करके स्टोर करता है। बहुत ही रेयर केसेस में हमें होल ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और आज की तारीख में मुझे लगता है कि 99% ऑफ द ब्लड बैंक्स में कंपोनेंट थेरेपी है। यानी कि वो जितने भी ब्लड डोनेशंस होते हैं उनके ब्लड बैंक में उनको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, आरबीसीज को अलग, प्लेटलेट्स को अलग और प्लाज्मा को अलग। तो जब हमें किसी भी ब्लड संबंधी परेशानी में ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा ब्लड प्रोडक्ट चढ़ने की आवश्यकता है। पैक्ड आरबीसी चढ़ने की जरूरत है जब हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट्स चढ़ने की जरूरत है तो आरडीपी या एसटीपी जिसको हम लोग रैंडम डोनर प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट्स कहते हैं, और तीसरा प्लाज्मा यानी कि एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो इन तीनों में से कोई ना कोई ब्लड प्रोडक्ट्स ज्यादातर मरीजों को चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और इनके डोनेशन की प्रक्रिया भी थोड़ी सेपरेट होती है, इसीलिए आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे और फिर हम नेक्स्ट फेज में बताएंगे कि कैसे हम डोनर्स अरेंज करें। तो सबसे पहले जब भी हम ब्लड बैंक हमें कोई भी, चाहे वो पैक्ड आरबीसी हो, प्लेटलेट हो, प्लाज्मा हो, कुछ भी इशू करता है तो हमसे वो एक्सपेक्ट करता है या मरीज की रिलेटिव से एक्सपेक्ट करता है कि वो विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम उसके रिटर्न में ब्लड डोनेशन करा दें। तो इसका ये फायदा होता है कि ब्लड डोनेशन होने से जो ब्लड बैंक का स्टोर है, जो ब्लड बैंक की ब्लड बैंक स्टॉक है, ब्लड स्टॉक है, वो रिप्लेनिश होता रहता है, मतलब पूर्णतः फिर से भरता रहता है। और अगर वो ब्लड बैंक ऐसा नहीं करेगा तो धीरे धीरे करके उनका ब्लड का स्टॉक नीचे जाता जाएगा। तो हर मरीज को उस समय इमरजेंसी के तौर पे तो ब्लड बैंक अपना ब्लड प्रोडक्ट इशू कर देता है, लेकिन उसको 2 या 3 दिनों में उस ब्लड प्रोडक्ट के बदले कोई ना कोई डोनेशन करना आवश्यक होता है। सबसे पहली जो परेशानी जो पेशेंट्स फेस करते हैं कि उनको ये बात नहीं मालूम होती है कि उनको मोटे तौर पे ये बता दिया जाता है कि ब्लड चढ़ना है, उनको ये नहीं बताया जाता कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट चढ़ना है। तो एक जागरूक होने के नाते, एक कहना चाहिए एक नागरिक होने के नाते आपको ये मालूम होना चाहिए और अपने डॉक्टर से जरूर ये पूछना चाहिए कि हमारे मरीज को ब्लड चढ़ना है, पैक्ड आरबीसी या प्लेटलेट्स चढ़ना है या प्लाज्मा। तो उससे आपको ये मालूम पड़ता है कि आपको किस तरीके से डोनर अरेंज करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को प्लेटलेट चढ़ने की आवश्यकता होती है लेकिन वो अरेंज करता है ब्लड पैक्ड आरबीसी के लिए डोनर्स, और उससे हम ब्लड बैंक खाली आरडीपी दे पाता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स नहीं दे पाता है। तो सबसे स्टेप 1 होता है कि जिस कंपोनेंट को चढ़ना है अपने डॉक्टर से उस कंपोनेंट के बारे में पता करिए कि क्या हमारे मरीज को चढ़ना है। सेकंड स्टेप, अगर ब्लड चढ़ना है, यदि पैक्ड आरबीसी चढ़ना है तो उसकी प्रक्रिया तो बिल्कुल सिंपल होती है। वो होल ब्लड डोनेशन, जैसे कि आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशन आपने कैंप्स लगते हुए देखे होंगे कई सारे, तो वहां पे मरीज जाता है, उनका हीमोग्लोबिन और वो टेस्ट किया जाता है, बेसिक स्क्रीनिंग होती है और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करा लिया जाता है। लेकिन अगर मरीज को प्लेटलेट्स चाहिए
तो प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स में एक स्पेशल मशीन के जरिए हम खाली डोनर की प्लेटलेट्स निकालते हैं और हीमोग्लोबिन और वो ब्लड नहीं निकालते। तो इस प्रक्रिया में हर डोनर राजी नहीं होता है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कि मरीज के रिलेटिव्स ने डोनर्स बुलाए हैं और जब उनको ब्लड बैंक आके ये पता चलता है कि उनको प्लेटलेट्स डोनेट करने हैं तो वो मुकर जाते हैं कि हम प्लेटलेट्स डोनेट नहीं करेंगे, हमें करवाना है तो आप होल ब्लड डोनेट करवा लीजिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट और खास होती है और इसीलिए मैंने ये कहा था कि जब भी डॉक्टर आपसे कहता है कि ब्लड डोनर अरेंज करना है तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें कौन से कंपोनेंट के लिए अरेंजमेंट करना है। अगर प्लेटलेट्स के लिए करना है तो आपको डोनर से पहले ही बताना है कि आपका एसडीपी प्लेटलेट डोनेशन होना है और प्लेटलेट डोनेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्रक्रिया से अलग होती है, लेकिन दोनों प्रक्रिया बिल्कुल 100% सेफ होती हैं और लाखों करोड़ों लोगों ने विश्व में ये दोनों डोनेशंस किए हैं और आज तक किसी को भी कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट या परेशानी डोनेशन करने के बाद या डोनेशन करने के दौरान देखी गई है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम ब्लड डोनर्स कैसे ढूंढें। तो सबसे पहले हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हमें अपने फ्रेंड सर्किल, रिश्तेदारों और जो क्लोज संबंधी हैं हमारे, उनमें एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कुछ भी करके हमें एक अपने अकाउंट में ये पोस्ट करना चाहिए कि हमारे मरीज के लिए, इस मरीज के लिए हमें इस ब्लड ग्रुप की जरूरत है और काइंडली कम फॉर हेल्प। तो उससे क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास डोनर नहीं है, लेकिन लोग आपकी मदद करने के लिए अपनी स्वेच्छा से आपको कांटेक्ट करते हैं और इस तरीके से कई बार आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ डोनर्स अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा होता है कि यदि आपके पास बहुत ज्यादा परेशानी लग रही है तो आपके बिहाफ पे हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आपका मरीज भर्ती है, वो हॉस्पिटल भी आपके बिहाफ पे कोशिश करता है और ये चीज काफी कॉमन देखी जाती है यदि आपके मरीज का जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही रेयर है, जैसे कि AB नेगेटिव, B नेगेटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो डोनर्स होते हैं वो थोड़े रेयर होते हैं। तो उन केसेस में हॉस्पिटल भी आपकी बिहाफ पे कोशिश करता है कि वॉलंटरी डोनर पूल्स को कांटेक्ट करे और उनको डोनेशन के लिए राजी करे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी सिटी में सारे ब्लड बैंक, यदि हमारे सिटी में 8 या 10 ब्लड बैंक हैं तो सारे ब्लड बैंक आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब कि अगर किसी ब्लड बैंक को किसी खास यूनिट की जरूरत है और वो उस ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ब्लड बैंक उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज हमें ये यूनिट अवेलेबल कराइए और उस ब्लड बैंक म्यूचुअली अपने में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब हम एक म्यूचुअल बहुत कई सारे ब्लड बैंक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो होते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि हमारा जो डोनर पूल है वो काफी बड़ा हो जाता है, हमारी जो इन्वेंट्री है वो काफी बड़ी हो जाती है। तो ये आपको अपने ब्लड बैंक को टाइमली बताना है कि ऐसे होना है और हमें डॉक्टर साहब ये रेयर ब्लड ग्रुप है और आप भी अपने तरीके से इसको अरेंज करने में हमारी मदद करिए। ज्यादातर ब्लड बैंक्स डिफरेंट ब्लड ग्रुप के वॉलंटरी डोनर्स की एक लिस्ट बना के रखते हैं और अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो ब्लड बैंक आपके बिहाफ पे उन डोनर्स से, वॉलंटरी डोनर्स से रिक्वेस्ट भी करता है। तीसरा जो अच्छा तरीका होता है वो है एनजीओ के जरिए। जैसे कई एनजीओ हैं, जैसे लॉयंस क्लब है जो कि बहुत सालों से ब्लड डोनेशंस में हेल्प करता आ रहा है, और भी कई प्राइवेट निजी एनजीओज हैं जो केवल इस तरीके से वॉलंटरी डोनर कैंप्स अरेंज करते हैं और जिस मरीज को ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसको ब्लड मुहैया कराते हैं। तो हमें ये सारे सोर्सेस को यूज करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम खाली अस्पताल में, हम तो मरीज की सेवा में लगे हुए हैं तो हमारा ब्लड कैसे अरेंज होगा। हमें आज के इस साइंस की, विज्ञान की, तकनीकी के क्षेत्र में जब हम इतने एडवांस कर चुके हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे कि हम लोगों तक वाइडली पब्लिसाइज कर सकते हैं कि हमें ब्लड की आवश्यकता, और बहुत लोग मदद के लिए आपके सामने आते हैं। प्लेटलेट डोनेशन के बारे में आपको मरीज को पहले से बताना है। प्लेटलेट डोनेशन भी एक तरीके का ब्लड डोनेशन ही होता है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल ब्लड डोनेशन से। इसमें दोनों हाथों में एक छोटा सा वीगो या कैनुला लगता है और उससे फिर ब्लड का डोनेशन किया जाता है एक विशेष मशीन द्वारा। लेकिन ये प्रोसीजर भी पूर्णतः सेफ है और किसी भी जने को प्लेटलेट
डोनेट करने से कोई कमजोरी या उसके अपने प्लेटलेट काउंट का बहुत ज्यादा कम नहीं होते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि ब्लड बैंक्स की अपनी ये गाइडलाइंस होती हैं। यदि ब्लड बैंक को लगेगा कि आपको आपका प्लेटलेट डोनेशन करना अनसेफ है तो ब्लड बैंक आपको पहले से ही मना कर देगा। वो ब्लड जो जिस डोनेशन सेंटर पे आप प्लेटलेट डोनेट करोगे वो ब्लड बैंक अपने आप ही आपसे कहेगा कि आप डोनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यदि किसी को प्लेटलेट डोनेट करने हैं और उसकी खुद की प्लेटलेट काउंट ही 1.5 लाख से कम है तो ब्लड बैंक अपने आप मना कर देगा कि आप प्लेटलेट डोनेट नहीं कर सकते, आप ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के सेफ्टी चेक्स हर ब्लड बैंक में अवेलेबल है। तो इसलिए ये डरना नहीं चाहिए कि हमने ये काम कर दिया तो हमें किसी तरीके की कोई नुकसान या कमजोरी आगे चल के पैदा होगी। ब्लड रक्तदान एक जीवन दान है, किसी ने सही कहा है। और अगर हम हर नागरिक ये एक कहना चाहिए कि एक प्रण ले कि यदि किसी को भी ब्लड की जरूरत है तो हम अपना ब्लड देने को राजी हैं, तो शायद इस पूरे देश में जितने भी ब्लड यूनिट्स की आवश्यकता पड़ती है शायद उसकी पूर्ति हम कर सकें। तो इसमें हमें हिचकना नहीं चाहिए और सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वी शुड वॉलंटियर आवरसेल्व्स फॉर ब्लड डोनेशन। धन्यवाद, नमस्ते।